अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। कि पाकिस्तान में दूध बेरिंग है और सब जनाब ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। सिर्फ़ एक ही मसला है और वो है जनरल फैज़ हमीद। और वो हम देख रहे हैं कि हर चंद घंटे के बाद कोई ना कोई एक खबर जो है वो नई डाल दी जाती है। कोई ना कोई आपको पता है जो हमारे वहाँ पे एक पूरा ग्रोह है जो प्रेस्टिट्यूट्स का, वो शुरू हो जाता है उसको फिर रगड़ने के लिए और चर्न अराउंड करने के लिए वो सारा कुछ चलता रहता है। ये जो सूरत-ए-हाल है इसका ज़रा थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट एंगल से ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है? क्योंकि देखिए ये जो हमारे यहाँ टेररिज़्म की और दूसरों की बातें होती हैं कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। टेररिज़्म की एक डेफिनिशन ये भी है कि गवर्नमेंट बाय इंटिमिडेशन, ये भी टेररिज़्म की ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अगर आप देखें, तो ये मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझसे आज शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो देखें ये जो गवर्नमेंट बाय इंटिमिडेशन है ना, ये भी टेररिज़्म है। और ये इसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते कि ये जो इंटिमिडेशन की जा रही है, धौंस-धांधली और सब कुछ हो रहा है, ये भी एक किस्म का टेररिज़्म हो रहा है पाकिस्तान में। ये क्यों हो रहा है? इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और फिर ये भी जो ट्राई की जा रही है शायद सोचा ये जा रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है, उनका ऑक्सफोर्ड के चांसलर के तौर पर उनको उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, आप मेरे पेपर्स जो हैं वो फाइल कर दें और उसका ज़रा देखें उसका क्या होगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाजवा साहब के बारे में कि उनके फादर इन लॉ का क्या रोल था, सब चीज़ें चल रही हैं। अबसार आलम साहब भी अनलीश कर दिए गए हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, इनका तजिया करेंगे और साथ ही साथ थोड़े-से इंटरनेशनल उमूर जो हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम बातों के ऊपर अपना तजिया देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आलमी मुसालतकार जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब और आपके सामीन और क़ारीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। एक तो मेरे ख़्याल शुरू से ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद का मामला है, इसको इतना ज़्यादा हाइप क्यों की जा रही है? क्या वजह है? क्या ये डाइवर्जन है? ये लोगों की तवज्जो हटाने की ये कोशिश है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो मामलात चल रहे हैं, उसमें तो यूँ लगता है कि जैसे इस वक़्त सबसे बड़ा मसला जनरल फैज़ हैं और हर आदमी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, ख्वाजा आसिफ से लेकर बाकी लोगों तक, सियासी साथ आप सहाफ़ियों को देखें, अबसार आलम साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि जी कच्चे के डाकू जो हैं, वो तो कुछ भी नहीं होते, असल तो डाकू जो हैं वो रेंजर्स के और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वाले जर्नैल हैं। तो ये जो सूरत-हाल है इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनरल फैज़ का तो इस वक़्त मामला कुछ यूँ हो गया है कि वो है ना शेर आपने सुना होगा जो कुएँ यार से निकले तो सूबे धार चले। सूबेदार चले, हाँ। इस वक़्त उनके साथ यही मामला हुआ है लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो आपने कहा कि ये इतना उछल क्यों रहा है? क्या ये कोई डायवर्शन देखिए वो तो है, लेकिन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता भी एक नशिस्त में मैंने आपसे कहा था कि जनरल फैज़ जो है ना बुनियादी तौर पर एक अहम शख्सियत है। और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो आईएसआई का एक जो महकमा होता है, वो इंतहाई अहम महकमा है और डीजीआईएसआई होना एक और अहम बात है। मतलब एक तो महकमा भी अहम और फिर उसका डायरेक्टर जनरल होना, दोनों चीज़ें अहम। सही बात। फिर एक ऐसा डीजीआईएसआई हो जिसने के बाकायदा अफ़गान जंग के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया हो और फिर एक ऐसा डीजीआईएसआई हो जो कि इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान से मग़रिब के असरात को ख़त्म करना चाहता हो। देखिए 22 साल बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, तो कोई इतनी आसान बात तो नहीं थी। वो तो उन्होंने हाँ, हाँ, अरबों बिल्कुल। डॉलर लगा दिए थे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से उनको निकाला है। तो ये सेहरा तो इमरान खान और इनके गिर जाता है। तो बुनियादी तौर पर मसला ये है कि पाकिस्तान से जो 70 सालों से ये हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक हम जकड़ गए थे ना मग़रिब के जाल के अंदर या और हम एक तरीके से उनके एक गुलाम बन चुके थे, जिसका कि मैं अक्सर कहता भी हूँ कि आपको भी पता है कि अयूब खान ने भी इज़हार शर्मिंदगी के तौर पर किताब लिखी थी कि फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर। वो बुनियादी तरफ यही इशारा था। तो उस तमाम सूरत-ए-हाल को निकालने के लिए जनरल फैज़ ने और इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा एक म जिसे कहते हैं ना कि एक सेटअप बनाया था। तो बुनियादी तौर पर अब ये सारा मामला जब ये पता लगा कि ये सारी कहानी ये है और इमरान खान को पकड़ा गया और आपको तो इमरान खान को पकड़ा भी किसके कहने पे ये इमरान खान पे कोई जुर्म कोई है तो ही नहीं कोई भी। सारे का सारा पता है, मग़रिब ने हटाया, बाजवा साहब ने हटाया, ये सारी पुरानी बातें आपके इल्म में है। अब इनको 1 साल तक जो रखा गया है, अब आपने केस इन पर कुछ नहीं है, कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ है। सिर्फ़ वो भी मुल्ज़िम ही है, चाहे वो तोशाखाना हो हर किस्म के केस अभी तक कोई इन पर साबित नहीं हुए। बुनियादी तौर पर असल में ये इनको 1 साल तक इन्होंने रख के लोगों से बातचीत करके, लोगों को उलझाकर, इधर-उधर डाइवर्ट की सारी बातें
उस तमाम पूरे 1 साल के अंदर उन्होंने इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के तमाम हमदर्दों को इन्होंने पॉइंट आउट कर लिया। सबको इन्होंने चेक आउट किया कि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ है, जो कि इमरान खान और फैज़ हमीद का जो एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान को मगरिब की आज़ादी से आज़ाद रखना है, सॉरी, मगरिब की गुलामी से आज़ाद कराना है, उन सबको उन्होंने चेक आउट किया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब इसको नाम तो कुछ ना कुछ देना ही है, तो वो नाम हाँ, इन्होंने गद्दारी का दे दिया। अब गद्दारी तो देखिए ना, गद्दारी तो यहाँ पाकिस्तान में हर एक को सर्टिफ़िकेट बनते हैं। अब इल्ज़ामात देखिए गद्दारी के आ क्या रहे हैं, कि वो जनाब ये था कि जनरल फैज़ पर ये इल्ज़ाम लगाया पहले कि जनाब उनके गद्दार होने का, कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे। अच्छा ठीक है जनाब, सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे, तो आपका इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप आईएसआई का पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दें, ख़त्म हो गई ये हाँ, कहानी। देखिए ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, तो कहाँ रह गया भई, आपने पॉलिटिकल विंग तो खुद बनाया है, ठीक है। अब वो भई जोड़-तोड़ करते थे, उनका बुशरा बेगम के साथ ताल्लुकात थे, वो नवाज़ शरीफ के साथ ताल्लुकात थे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो डीजी आईएसआई जो है, उसको तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट होगी, तो उसको तो सबके साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, और ये कोई हाँ, मामूली बात नहीं है, और ये सारी दुनिया के अंदर होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस है एजेंसियों की, तो ये एक नॉर्मल बात है। मामूल है। हुँ, इसीलिए इमरान खान के अल्फाज़ को देखिए, इमरान खान ने जो लफ्ज़ कहा है ना कि जनरल फैज़ असासा। एक असासा है, ये क्यों कहा हाँ, था? इसीलिए कहा था कि ये हाँ, बहुत बड़ा असासा है, ये पाकिस्तान को इस गुलामी से निकालने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता था। और आप ये देखिए, एक बात, मेरी बात ये भी गौरतलब है यहाँ पर, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, जनरल फैज़ के हवाले से जो मामला घूम रहा है, पाकिस्तान में हर उस शख्स को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, जो कहीं न कहीं मगरिब का मुखालिफ होता है। हुँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आखिर में क्या थे? पाकिस्तान के मोहसिन थे ना? किसकी तरफ से इशारा लगा उनके ऊपर? आखिर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल हुआ? आप सबने देखा। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली जो अब इसके बाद आप आ जाइए जनरल हमीद गुल को। जनरल हमीद गुल साहब जो हैं मरहूम, वो कहा करते थे कि जब कभी भी मगरिब की दुम पर पैर आया, तो सारे के सारे इदारे एक हो जाएँगे। उसमें कोई भी दामन, सब सबकी बात, उन्होंने कहा सारे इदारे, सारे सियासतदान हुँ, जितने, सब एक हो जाएँगे। तो वो आप देख लीजिए ये सूरत-ए-हाल है, और जनरल हमीद गुल के हवाले से भी मामला था। जनरल साहब ने जो खुद बताया, मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे, उन्होंने मुझसे खुद कहा था हाँ, कि मुझे हाँ, भी जो है मगरिब में तलब किया था, अगर चीन ना होता तो मुझे उन्होंने हवाले कर देना था। हुँ। तो ये सवाल सही ये बात है, सही बात। ये तो दे जनरल हमीद गुल के बाद मैं समझता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो दिफा के ऊपर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि जनरल हमीद गुल के बाद अगर कोई बेहतरीन जनरल आपके पास मौजूद था, तो वो जनरल फैज़ हमीद थे। इसीलिए इमरान खान ने उनको असासा कहा अच्छा, है। अच्छा का। अच्छा, ये लेकिन सारी लेकिन बातें। साथ ही इसमें जो लोग कह रहे हैं वो ये है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसी बहाने वो कहते हैं कि ये निशाना जो है ना बेसिकली वो इमरान खान है, ये फैज़ हमीद साहब तो बहाना है। तो उसका वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में लेके उनके खिलाफ एक मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू करने का एक पूरा ये बहाना बनाया जा रहा हो। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि देखें, ये जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है ये बड़ा अजीब सा है। वो आपको शायद याद होगा कि एक अहमद सलीम साहब की एक किताब है पाकिस्तान के सियासी कत्ल। जी, जी। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनरल ज़िया के दौर में बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हमीद बलोच एक आदमी थे, उनको कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई थी। लेकिन हमीद बलोच पर जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था ना, वो ज़िंदा निकला, और फिर वो जो मकतूल था, उसका नाम तब्दील किया गया। फिर जो जो शख्स भी ज़िंदा निकला, वो मकतूल के नाम पे जिसका नाम रखा था, वो भी ज़िंदा था। तो एक बार जो वो जो मकतूल था, कोट एंड कोट, वो खुद जी, जी। ज़िंदा अदालत में पहुँच गया। वहाँ पे जाके उसने कहा, जी मैं तो ज़िंदा हूँ। लेकिन इसके बावजूद 11 जून 1981 को हमीद बलोच को फांसी दे दी गई। तो जी, जी। ये जो मिलिट्री ट्रायल का जो बैकग्राउंड है, वो तो कोई इतना ज़्यादा शानदार नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलिट्री ट्रायल के जो मामला है ना, वो तो शानदार भी नहीं है और तारीख भी कोई अच्छी नहीं है, और इसीलिए मिलिट्री ट्रायल को अच्छा भी नहीं समझा जाता। मिलिट्री ट्रायल में सबसे बड़ी बात तो एक तो ये होती है कि जो लोग सुनते हैं, वो आपको पता है कि वो तो सुन लेते हैं, गवाहों को भी सुन लेते हैं। आपको पता है जो मिलिट्री के लोग हैं आपके सुनते होंगे, वो शायद इस बात को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, अगर मैं कहीं गलती पे हूँ। तो वो जो सुनती है, जो बॉडी उनकी, उसमें जो भी मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो वो तो सिर्फ़ उनके बात सुन लेते हैं, बयानात सुन लेते हैं, और आखिर में वो कह देते हैं भाई गिल्टी है, नहीं गिल्टी। वो फैसला तो आखिर में हमारे चीफ ने करना होता है, चीफ तो वहाँ होता ही नहीं है। ये सारे जो है ना फैसले पहले से होते हैं। तो पहले से इसमें हुए हुए। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है कि ये जिसने भी ये बात कही है कि फैज़ बहाना है, इमरान निशाना है, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल यही बात है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से बात फिर वही निकल आती है पुरानी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से मगरिब का क्या रवैया रहा है। ये सारी बातें हाँ। आपके पिछले मैं बता चुका हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल थी। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मैं बता दूँ आपको कि जनरल फैज़ को पे इन्होंने हाथ तो डाल दिया है।
और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक़्त मुक़तदरा जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन मैं बता दूँ कि जनरल फैज़ के हवाले से अगर जनरल फैज़ के ऊपर इन्होंने घेरा जनरल फैज़ के साथ-साथ इमरान को, क्योंकि ये पूरा तो इमरान तक पहुँचेगा। लेकिन हाँ, जनरल फैज़ को घेरना जो है ना इनके लिए बड़ा महँगा भी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है, अब सिक्योरिटी की वजह से हम बहुत सारी बातें नहीं करते, जनरल नहीं फैज़ कर अपने सकते। साथ कई लोगों को ले डूबेंगे। इनमें हुँ, जो मौजूदा जिन्होंने ये काम किए हैं ना बहुत सारे, इसमें बहुत सारे हाज़िर सर्विस लोग भी आ रहे हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों बताया भी था कि इसमें कुछ जजेस भी आ रहे हैं, हासिल हाज़िर सर्विस लोग भी आएँगे, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आएँगे। और हो सकता है कि शायद इसके अंदर कोई 1-2 ये जो सारी जो मैनिपुलेशन हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई कुछ सिफ़ारतकार भी आ जाए। तो ये जो हाँ। है ना ये मामला इतना आसान नहीं है, इन्होंने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। तो वो अब भेड़ों के क्या छत्ते करते को हैं। जो फैसला जो भेड़ों के छत्तों का जो हेड था उस वक़्त, वो तो जनरल बाजवा था। और जनरल जी, जी। बाजवा के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं और जो उनकी उन्होंने मैं समझता हूँ कि जो एक्सपोज़ किया है उनको और उनकी सलाहियतों को, और उन्होंने कहा कि उनमें तो सलाहियत ही नहीं थी मेजर और कर्नल से आगे जाने की। ये तो उनके फादर इन लॉ थे, जिन्होंने उनको जनाब ग्रूम किया, उन्होंने उनको बनवाया मिठू और फिर मिठू उन्होंने साहब। फाइनल तक उनको लेके थे। अब जी, यहाँ जी। से आप अंदाज़ा लगाएँ कि फिर ये तो पूरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है हमारे फ़ौज का जो तरक्की का सिस्टम है, उसका जो प्रोग्रेस का सिस्टम है, उसमें कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं मैटर ही नहीं करती। एक आदमी का सुसर है, वो अगर इन्फ्लुएंशियल है और आपको पता है वो किस लॉबी से बिलॉन्ग भी करते हैं, तो अगर वो लॉबी अगर काम कर रही है, तो किस तरीके से कर रही होगी। ये जो सूरत-ए-हाल है, ये तो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी मखदूश किस्म की सूरत-ए-हाल की तरफ निशाना कर रही है। बिल्कुल जनाब, ये तो वाक़ई सूरत-ए-हाल तो बहुत ज़्यादा क्या कहें, इसपे हम अफ़सोस ही कर सकते हैं, हम और आप और क्या कर सकते हैं, ये तो इदारे को देखना चाहिए। हमारा इदारा हम कहते हैं कि बहुत मुनज़्ज़म है, हमें अपने इदारे पे, अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जो मैंने आपसे कहा कि इदारे में तो इंसान ही बैठे हैं ना, मेरी और आप ही की तरह बैठे हैं। हुँ, हुँ। आपने ये कि आपने कलर श श फूलदार शर्ट पहनी हुई है, वहाँ किसी ने खाकी वर्दी पहनी हुई है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है। हाँ, तो गलती आपको है, आपको भी सुधारनी पड़ेगी, उनको भी सुधारनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक बात आई है बाजवा साहब की, तो बाजवा साहब की मैं बता दूँ कि ये बाजवा साहब तो इसके अंदर बिल्कुल सबसे आगे शामिल हैं। ये देखिए आपको पता होगा कि ये जनरल फैज़ ये जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं इस वक़्त, इनको आर्मी चीफ़ ना आने पे सबसे ज़्यादा रोड़े ही जो है जनरल बाजवा ने अटकाए थे। हुँ। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जनरल फैज़ तो ज़ाहिर है उनके नायब थे। जनरल हाँ, फैज़ जो उनसे आगे तो नहीं जा सकते थे। तो बहुत एब्सोल्यूटली। सारे मामलात में जो करता-धरता है वो जनरल बाजवा ही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा पर ये तो शायद मुझे नहीं लगता, लोग कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो मालूमात है स्टिल अभी तक वो ये है कि जनरल बाजवा पे ये हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा ने जो इमरान खान की जो हुकूमत उल्टाई थी जिनके कहने के ऊपर, वो सारे राज़ उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने इनको कहा हाँ, भी था कि जनाब ये अगर मेरे साथ अगर कोई मसला हो तो आपने मुझे सिक्योरिटी देनी है। तो मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा को पकड़े। हाँ, ये एक खबर मेरे पास उड़ते-उड़ते आई है कि जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक़्त, उन्होंने कहीं से इजाज़त-विजाज़त लेने की कोशिश की है कि हमें कुछ ज़ाहिरी तौर पर अगर कहीं पकड़ने की इजाज़त अगर दी जाए, आर्ज़ी तौर पर। क्योंकि ये भी तो होता है ना, भई पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद फिर कौन होता है? अंदर से तो खबरें कुछ आती नहीं। ना ये हाँ, इमरान हाँ। खान की खबर बाहर निकलनी। अगर ये मामला मिलिट्री कोर्ट में जाता है, तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा। बस वो सारे मैंने हाँ, इल्ज़ामात तो ही पता लगेंगे कि ये है और इल्ज़ामात की लगाई भी बड़े खतरनाक किस्म के जा रहे हैं। तो पता तो हाँ, अंदर से तो कुछ नहीं लगेगा। तो हो सकता है बाजवा साहब को भी पकड़ लें, 4-6 दिन बाद रख के, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद रख के आगे-पीछे कर दें, किसी को क्या पता लगेगा। तो ये जो है ना एक तो सूरत-ए-हाल है, लेकिन बाजवा पे मुझे नहीं लगता कि हाथ डालेंगे। लेकिन लेकिन जो खबरें आपको मिल रही हैं उसमें हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि वो इस तरह करके कि ये जो दाखिल काफ़ी दफ्तर कर सकते हैं, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि क्या कर प्रेशर तो सकते हैं? है ना, प्रेशर हुँ, तो हाँ, मतलब दाखिल दफ्तर कर प्रेशर तो है ना, हर बंदा पूछ रहा है कि भई ये जब आपने इनको पकड़ लिया तो असल तो काम वही था, जो आप बात कह रहे हैं, हाँ, आपकी बात हाँ। बिल्कुल सही है। इसमें बहुत जान है इस बात के अंदर और ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। साबिक़ा लोग भी पूछ रहे हैं, हाज़िर सर्विस के लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका फिर वापस पाकिस्तान आएँगे तो होंगे ना, अभी तक तो वो मेरा ख़्याल है दौरे यूरोप में मसरूफ़ हैं। तो देखते हैं उनको वापस आते हैं कि नहीं आते। लेकिन ये जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, इनका ज़रा मुझे बताएँ कि अफ़सार आलम जैसे जो लोग हैं, ये देखिए पहले चुप करके बैठे रहते हैं। अब लगता है कि जैसे अनलीश कर दिया गया उनको और अब वो कह रहे हैं जी कि कच्चे के डाकू जो हैं वो इनसे जो बेहतर हैं, ये तो बिल्कुल फ़ारिग हैं। ये रेंजर्स के जनरल और दूसरे जनरल जो हैं ये सब इन्वॉल्वड हैं इसमें। और साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे वो शायद खाकान अब्बासी साहब को भी ये कह रहे थे कि मैंने आपको ये बताया था कि जी हमें फैज़ हमीद काम नहीं करने दे, तो उन्होंने उसको रिबट किया, उन्होंने कहा कि नहीं आपने ऐसे नहीं बात की थी, दूसरी तरफ बात हुई थी। ये एकदम जो हमारे साथियों को एकदम याद आ गया कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। ये हमारा कैरेक्टर क्या शो करता है? जब कोई सीट पे होता है, तो हमारी जान निकली हुई होती है उसका नाम लेते हुए। लेकिन जैसे कोई चला जाता है, जैसे आजकल के लोग जो सर्विस में हैं, कल को ये जब नहीं होंगे, तो हम इनके बारे में भी ये बातें कर रहे होंगे, तो ये हमारा कैरेक्टर क्या है जी? फिर अफ़सोस का है, मैं कहूँगा कि मुझे तो चूँकि मैंने तो अरसे कुछ आज से तकरीबन को 3 सदी कबल मैंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो 30 साल पहले मैंने भी कुछ
मुख्तसर मरकज़ में सियासत की है। हमारे यहाँ सहाफ़ियों का जो है ना, आजकल के सहाफ़ी और जो पुराने सहाफ़ी हैं, उनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। पुराने हुँ, ज़माने में जो 70 की या 80 की दहाई के वो सहाफ़ी थे, सर साहब आपको भी हाँ, पता होगा, वो कहीं न कहीं उनके अंदर थोड़ा-सा एक प्रोफ़ेशनलिज़्म थी। अब जो हाँ, है प्रोफ़ेशनलिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब कमर्शियलिज़्म आ चुकी है। हर जगह कमर्शियल जो है मामलात हैं, हर जगह जो है मतलब एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच है हर जगह। जैसे आज क्या देसी इस्तेलाह निकाली ना, इस्तेलाह क्या वो क्या लिफ़ाफ़ी हाँ, जर्नलिज़्म, लिफ़ाफ़ा, लिफ़ाफ़ी हाँ। सहाफ़त, तो हर जगह यही हो रहा है। अफ़सोस की बात रेटिंग होती रेटिंग है। लेने के लिए और अपने व्यूज़ जी लेने के हाँ, लिए बस। तो अब रेटिंग का चक्कर होता है, फिर ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, उसके अंदर भी ये सिलसिला हो गया है कि वो ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ का भी चक्कर होता है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको पता है वो खबर वो जल्दी कि भई मैं निकालूँ, वो गलत वो देखा आपने जियो न्यूज़ के अंदर कैसी खबर चली थी अभी, वो हाँ, घर में बैठे वो कह रहे मैं घर में बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया। हाँ, तो हाँ, सहाफ़त का जो है ना इस वक़्त मेयार बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिर चुका है और बड़ा अफ़सोस है कि अफ़सार आलम जैसे लोग या और बहुत सारे लोग अच्छा इसके अलावा ये हमारे जो बहुत सारे तज्ज़िया निगार हैं, इनकी भी बात है और बड़े-बड़े एंकर जो तज्ज़िये कर रहे हैं। आप हुँ, देखिए आज इमरान खान किस मुसीबत में है। आपने देखा होगा कि सारे बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार जो हैं, जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोवर हैं और जिनको 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वो टीवी पे बेहतरीन स्लॉट लेकर बैठे होते हैं, किसी या हाँ, किसी वो भी ज़ाहिर-सी बात है, इदारों के कहने के नूरे नज़र हैं वो लोग। तो वो तो आपसे 6 महीने से इमरान खान को रहा करा रहे हैं, जबकि मैं आपको कह रहा था, आपके शो में भी कहा और मैंने पहले कई जगह कहा कि इमरान खान के लिए फिलहाल कोई आसानी नहीं है, कोई मुझे हाँ। आसानी नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पर सारे मामलात जो हैं, ये बस ऐसे ही होते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं अच्छा, और साथ ही ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, फैसल भाई, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा एक टर्न हुआ है, उसमें एक बड़ा मोड़ आया है। वो ये है कि इमरान खान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो दरख़्वास्त दी है, उसमें उन्होंने हसन नवाज़ की लंदन की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मँगवाने की भी इस्तदा कर दी है। अब उसमें कहा ये जा रहा है कि ये चूँकि केस के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान तफ्तीशी अफ़सर ने जो था वो माना था कि इस केस और रकम का हसन नवाज़ शरीफ की लंदन प्रॉपर्टी से भी ताल्लुक है। तो ये जो अगर सूरत-ए-हाल इसमें नवाज़ शरीफ ख़ानदान भी अटैच होता है, तो फिर तो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा इसमें? ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बात मैंने भी कहीं सुनी थी कि इसके अंदर कहीं न कहीं कुछ मामला इन्वॉल्व है और ये बात गालिबन शायद मुझे याद पड़ता है मलक रियाज़ की तरफ से शायद ये बात हाँ, कहीं निकली थी और अगर वाक़ई आप सही कह रहे हैं अगर ये मामला टच हो गया तो ये फिर नया ही कहानी जो है इसका रुख कहीं और ही निकल जाएगा। मुझे हाँ, लगता है कि शायद इस चीज़ को देखते हुए शायद हो सकता है इस मामले को दबा दिया जाए। हुँ, तो क्योंकि अब देखिए ना ये जो 190 मिलियन पाउंड का या दूसरा, तीसरा ये सारे जो है ना मामला, ये सब जो है दम तोड़ जाएँगे। ये जो पाकिस्तान का जो आ गया ना 9 मई का और ये प्लानिंग ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये हाँ, तो देखिए ऐसी चीज़ आ गई ना इसमें तो किसी गवाह अगर मामला मिलिट्री कोर्ट में चला गया, तो फिर किसकी शहादत, किसकी आर्गुमेंट और क्या? मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी कि ये कोशिश यही करेंगे मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए, वो कामयाब होते हैं, नहीं होते एक बात दूसरी। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जो है ना देखिए एक बात मैं बता दूँ आपको, ये बात आप ज़हन में रखें। कि इस सिस्टम की मौत जो है ना, वो इमरान खान की ज़िंदगी हाँ, इमरान खान की ज़िंदगी इस सिस्टम की मौत है। तो इसीलिए ये सिस्टम पूरा-पूरा कोशिश करेगा कि मगरिब का जो स्टेटस को यहाँ 70 साल से चल रहा है, इसको जारी रखा जाए। तो हाँ, इसलिए पूरी-पूरी कोशिश करेंगे इसको मिलिट्री कोर्ट में ले आने के लिए क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के बाद ये मामला कहाँ ज और ये इसको सिक्का बंद करेंगे अंदर, ऐसी चीज़ें लाएँगे, ऐसे सबूत लेके हाँ, आएँगे। ये सारे जो बयानात आ रहे हैं, जो सहाफ़ी बोल रहे हैं, जो आपने अब शुरू में स्टार्टिंग में ना कि बहुत बड़ा जनरल फैज़ ये जो पूरी आबियारी की जा रही है, एक पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है, किया जा ताकि रहा है। इसको केस को मुकम्मल किया जाए, मुकम्मल करके जब ये फेंका जाएगा अदालत के अंदर, तो वहाँ भी जो है इनके अपने ही लोग बैठे होंगे और आपको पता है कौन है इस वक़्त अदालतों का जो हाल है और वहाँ पे कौन साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो हाँ, सही वो बात है और एक उसको तो हम देख रहे हैं, उसको तो हम सारा सिलसिला देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पीटीआई है, उसके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है, उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और जी, ये भी जी। आपको मालूम हो चुका होगा कि 1 माह के लिए नज़रबंदी का पेपर वर्क जो है, वो मुख्तलिफ लोगों का मुकम्मल कर लिया गया है। तैयार लाहौर कर लिया से गया। जी, तकरीबन कोई 400 अफराद जो हैं, उनको पकड़ लिया गया है। रावलपिंडी से कुछ 750 अफराद का रिकॉर्ड जो है, वो सामने आ चुका हुआ है। इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, साहिवाल, जेहलम, गुजरात, ये सारे जो हैं, इनका मेरे पास पूरे डिटेल आ चुकी भी है। और अब ये जो है पीटीआई कारकुनान और इनके जितने भी मुतहर्रक वर्कर्स हैं, उनको 1 माह के लिए डिप्टी कमिश्नर के तहरीरी इकदामात की रोशनी में जो है ना, वो नज़रबंदी के अहकामात जो हैं, वो अगले 24 घंटों में बड़ी उम्मीद है कि ये जारी कर दिए जाएँगे। अब ये जो तमाम अफराद हैं, उनको मकामी जेलों में मुंतकिल करने की बजाय देखें, ज़ुल्म देखें, उनको दूसरे डिवीज़न की जेलों में रखा जाएगा ताकि उनको ज़लील किया जाए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जो है वो हुल्लड़बाज़ी को रोकने के लिए पुलिस और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को भी वो फ्री हैंड दे रही है और कह रही है कि जो करना है आप करें, बस इनको पकड़ें और इनको कोई तहरीक चलाने का मौका ना मिले। जी, बिल्कुल ये तो एकदम फ़ाशिज़्म है, जैसे अभी आपने कहा था कि ये जो रियासत जो ज़ुल्म और जबर कर रही है, ये भी तो एक बहुत बड़ी टेररिज़्म है ना, जो डिजिटल दहशतगर्दी हो गई है और जो दूसरी हाँ, दहशतगर्दी है।
तो ये भी सबसे बड़ी दहशतगर्दी है और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सारे मामलात कर रहे हैं, मरियम बीबी ने तो वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा था हम तो कुचल देंगे। तो यहाँ बिल्कुल, हाँ। पे है किसी को नज़र नहीं आ रहा और ये सारे देखिए अभी जो मैंने आपसे बात कही थी कि 1 साल जो इमरान खान को जेल में रखा है ना उन्होंने, ये सारा सा जो टाइम पीरियड निकाला है, जो लोग कह रहे थे, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बातचीत हो रही है, तो ये सहाफ़ी बहुत अहम आदमी जेल में चला गया, अडियाला से आज मुलाकात हो गई, ये सारा इन्होंने जो साल निकाला है ना इसलिए, ये इसीलिए निकाला है कि इन्होंने नंबर टू नंबर एक-एक बंदे को इन्होंने मार्क किया है। कि कौन-कौन सा पीटीआई का आदमी ऐसा है, हर मोहल्ले, हर गली के अंदर जो अपने साथ 10 आदमियों को भी लेके निकल सकता है, उसको भी इन्होंने मार्क किया है। तो ये इसीलिए मैं आपसे कहता रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कहा और मैंने कई जगह कहा कि ये जो ज़ुल्म हो रहा है ना, ज़ुल्म और सितम इमरान खान के साथ हो रहा है, ये हुँ। गलत है। ये असल में कुछ कर नहीं सकते। अब इनसे कुछ हो या तो अभी इनको ये क्या है गारंटी चाहिए कि हमें मतलब इमरान खान कुछ ना कहे, लेकिन वो भी शायद हो सकता है गारंटी इमरान खान देने के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन हाँ, जैसे मैंने हाँ। कहा कि लेकिन वो सिस्टम जो है ना सिस्टम, अब वो नहीं सिस्टम के लिए मुसीबत पड़ गई है कि इमरान खान हुँ, की ज़िंदगी सिस्टम की मौत है। यहाँ पे सिस्टम की आके मौत। मामला खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात सही है और ये जो इमरान खान का आपने ज़िक्र किया, उनके लिए ये जो आ रहा है ये कि चांसलर बनने जा रहे हैं, उनका इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी आपकी नज़र में फैसल भाई? ये सर अगर इंशाल्लाह ये चांसलर अल्लाह करे अगर ये मुंतखब हो जाते हैं, तो ये फिर थोड़ा-सा जो है ना इमरान खान को कोई बड़ी सज़ा देने के अंदर ये चीज़ जो है ना फिर थोड़ी-सी शायद मुझे लगता है कोई रुकावट पैदा करे। हुँ, इसमें एक थोड़ा-सा ये बेनिफिट होगा। मुझे लगता है अभी मैं इसकी तफ़सील में नहीं यानी जाऊँगा। एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बन जाएगी? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली हुँ, और उसके और भी कुछ डिप्लोमैटिक और दूसरे-तीसरे भी मामलात होंगे। तो हुँ, क़ाबिल-अज़-वक़्त होगा इस पे ज़रा बात करना, लेकिन ये है कि इमरान खान के लिए कम से कम मददगार होगा क्योंकि देखिए अवाम तो अभी तक उठी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो शायद हो सकता है अब इस किस्म के दूसरे जो मामलात हैं अब कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी इसमें अंदर हाँ, आ जाए, हाँ, हाँ। ये है। अच्छा, साथ-साथ ये जो हम देख रहे हैं फैसल भाई ये जो हमारी पंजाब हुकूमत है, इनका आप देखें रवैया देखें कि ये आधे-आधे पेज के इश्तिहारात दे रहे हैं। ₹14 फ़ी यूनिट कमी कर रही है जी, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। सारा पैसा पाकिस्तान की अवाम का, पंजाब की अवाम का, ये इन्होंने मीडिया को देने का ठेका लिया हुआ है। अखबारात को इतने-इतने बड़े इश्तिहारात फ्रंट पेज पे देते हैं और वो कहते हैं ना कि आ जाके मिलता कुछ भी नहीं लोगों को। सिर्फ जी, जी। लोगों की बस ये आनियाँ-जानियाँ इनकी देखें और इनके काम देखें। उधर इंटरनेट का आप देखें, वो जो हमारी माशाल्लाह वज़ीर मोहतरमा हैं, ये जो खुद फरमा रही है, ये मैं ये जियो की आपको दिखा रहा हूँ। वो कह रही हैं कि इंटरनेट पर दबाव जो है वो वीपीएन की इस्तेमाल की वजह से आया है। ज़रा इनका आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये क्या हमारी आईटी मिनिस्टर है माशाल्लाह, कि जिनको ये भी नहीं पता कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो नहीं होता, ये आपने खुद किया हुआ है। ये बस मैं इनसे क्या बताऊँ इस पे तो मैं यही कहूँगा कि बस इन पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़े हैं। जिनकी ये भांजी हैं, उनके उनके मामू का भी आपको पता ही है। हाँ। और लोग ये भी साथ कह रहे हैं, ये भी ज़रा देखिए, ये भी जो है, लोग ये कह रहे हैं जी कि बजाए इसके वो अरशद नदीम को जो अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट दिया ना, अब ये नंबर प्लेट दें ईसीपी 45, 47 जी ये हाँ, फॉर्म 45 और 47 वाली। ये देखें हाँ, लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दिए हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, ओनाली खोसा जैसे, इनको पकड़ा हुआ है, ये बेचारे अंदर हैं और इनका भी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे हैं। नहीं मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये तो बड़ा अफ़सोस मतलब एक ज़ुल्म और सितम का एक निज़ाम जो है इस वक़्त यहाँ चल रहा है और असल में बात ये है कि देखिए इनको शर्म नहीं आ रही। मतलब ये इनको कुछ थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए और ये इस वक़्त जो मौजूदा जो हुकूमत है आपकी, ये चल नहीं रही मैं आपको बता रहा हूँ, ये चल नहीं रही, ये सिर्फ़ धक्के से चल रही है। ये मामला इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो सारा मामला है, ये इसीलिए कुछ नहीं हो रहा तो ये सारा इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए सब मामला जो इधर ढकेल दिया इमरान खान और गद्दारी और जनरल फैज़ वरना ये हुकूमत चल नहीं रही थी इनसे। और ये छोड़ते भी नहीं है। भई वही अ, बात है ना कि इनसे पे कुर्सी है तुम्हारा जनाज़ा तो नहीं है, कुछ नहीं कर हाँ, सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? हाँ, छोड़ उतरते भी दो नहीं छोड़ है। दो। हाँ, हाँ, छोड़ तो जाने अच्छा मतलब जाने क्यों दिया? हालत ये है फैसल भाई कि 100 से ज़्यादा बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंद हो चुकी हुई हैं। और दूसरी तरफ देखें इंटरनेशनली क्या हो रहा है? इंटरनेशनली ये हो रहा है कि सऊदी अरब और चाइना जो हैं, उन्होंने एक मल्टी बिलियन डॉलर जो है डील वो साइन की है जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के हवाले से। जी हाँ। अब जो किंगडम है जो जो हमारी सऊदी अरब की किंगडम है, ये सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अब ये जी। ग्लोबल हब बन जाएगा पूरी दुनिया में, जो कि सबसे बड़ा हब होगा, जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो बनाएगा। अब इससे होगा क्या कि चाइना जो है वो बाईपास कर लेगा जो जो यूरोपियन टैक्सेस का सिस्टम है, उसको बाईपास करके वो सऊदी अरब में जाके करेगा, अपना प्रॉफिट भी बनाएगा। हम अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद करते चले जा रहे हैं और लोग जो हैं वो जनाब इतने-इतने बड़े-बड़े मल्टी बिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट हैं, वो अपने-अपने मुल्कों में लगा रहे हैं और हम चुप करके बैठे हैं। सर ये वो देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो असल में बदकिस्मती ना हमारा जो इस मौजूदा सेटअप है या जो हमारे जो अरबाब इख्तियार है ना असल में ये अमेरिका की गोद में ऐसे जाकर बैठ गए हैं। देखिए चाइना ने वाहिद
चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, चाइना ने हमारी बड़ी मदद की और चीन हमेशा ये कहता है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरे मालूमात है, मेरी जो अपने ज़राए हैं, वो इस चीन के ज़रिए जो है बीजिंग से मेरे कई लोगों ने बात की थी, अब से नहीं पुरानी बात है, कुछ अरसे की ज़्यादा लेकिन पुरानी भी नहीं। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतारने तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ सिंसियर तो हो ना। मतलब वो ये एक हाँ, बड़ी अच्छी बात उसने कही था कि आप हमसे बात करते हैं और थोड़ी-सी बात होती है, उधर से जाके हमसे गले मिलते हैं और थोड़ी देर बाद जाके फिर आप अमेरिका की कमर से लिपट जाते हैं जाके। तो ये जो है ना काम ये इनका ठीक नहीं है। उसकी वजह से अब आप हाँ, देखिए अच्छा अब ये वहाँ बात कर रहे हैं जापान की, हमारे पड़ोस की बात आप देख रहे हैं ना, अभी उन्होंने तकरीबन कुछ 5,000 या 6,000 मारुति सुजुकी मोटर्स जो है, वो हाँ, उन्होंने जापान को दी हैं उन्होंने। तो हाँ, सारे का हाँ, सारा जितना मामला है वो हमारे तो मुल्क में और जो पहले हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगी थी आपको याद है आज से को 25-30 साल पुरानी बात है, गंधारा थी, मैक ट्रक यहाँ पर मौजूद था जब पाकिस्तान बना, नया दौर मोटर था, सारे था इन सब से जो जो सब माहिदे खत्म हुए हो थे मुझे पता है, वो सब माहिदे ये थे कि भई आपने 10 साल तक काम करना है और 10 साल के गया। बाद आपने सारे पार्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है। भुट्टो हुँ, साहब आए, भुट्टो साहब ने आके सबको नेशनलाइज़ कर दिया और उसके बाद वो सबको बेड़े परमिट दे दिए, इम्पोर्ट परमिट दिए, कोई चीज़ उन्होंने नहीं बनाई। तो हुँ, हमारे मुल्क में तो कोई काम क इस मुल्क को चलाना ही नहीं चाहते ये लोग। मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये जो है यहाँ की अशराफिया और बदमाशियाँ और कुछ यूनिफ़ॉर्म और सिविल जो है जो अरकान है, जो वो नहीं कर्ता-धर्म चाहते। ये इस मुल्क को तरक्की नहीं दे रही। ये मैंने ऐसी मुझे बताइए ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो कुछ भी है दुनिया जहान के हमारे पास मादनियात मौजूद हैं, दुनिया जहान के हमारे पास अफ़रादी क़ुव्वत मौजूद है, अफ़रादी क़ुव्वत की बड़ी अहमियत होती है। कुछ भी नहीं है हमारे पास अच्छा अभी आप देख रहे हैं वो रेकोडे का निकल रहा है सोना, वो किधर हाँ, जा रहा है, कोई किसी की वेबसाइट नहीं है, कोई किसी की मालूमात नहीं है, कौन निकाल रहा है, किधर से निकाल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो हमारे मुल्क का जो है ना अब मैं तो किसी बड़ा बराबर बुरा। पड़ोस के साथ पाकिस्तान को तो मैं कहता हूँ कि शायद उसको गिनना भी जो है मतलब बायस शर्मिंदगी होती है और मैं हाँ, नहीं कहता शर्मिंदगी बहुत हो रही है। सारे अच्छा हकीकत की ये ज़रा बात है हम काम कर थोड़ा-सा आखिर में ज़रा ये मिडल ईस्ट का भी ज़रा मैं आपसे पूछ लूँ क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो नवें दौरे के ऊपर वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं, डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर और इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि इसराइल ने फिर हमला किया है, 9 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। अब ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ये जो सूरत-ए-हाल अब ज बनेगी ईरान का भी जो हमला है वो अभी तक रुका हुआ है, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा या ये भी इसी तरह हम स्टेलमेट में ही रहेंगे? नहीं स्टेलमेंट तो शायद नहीं रहे, कहीं न कहीं इसको जाना ज़रूर है क्योंकि देखिए आपको पता है कि असल में जो ये मामला हुआ है, ये असल में आपके जो अमेरिकन सदर हैं बाइडेन, उन्होंने हाँ, एक अमन मंसूबा दिया था, वो अमन मंसूबा जो है, वो ऐसा ही था उस अमन मंसूबे के अंदर कि आप जो है मुसलमानों को इसराइल को छुट्टी दी थी कि अमन की बातचीत होगी, लेकिन आप बीच में मारते रहें और इनको अपनी तेज़ी के साथ इतना इनके साथ वो ज़ुल्म और सितम और रवा रखें कि आखिर में तंग आकर ये खुद ब खुद जो है हमास वाले कह देंगे भई ठीक है अब हम जो है जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो हुँ, बाइडेन का मंसूबा जो है ना उल्टा पड़ गया। आपने देखा कि आज भी 9 नहीं बल्कि 14 अफ़राद जो है शहीद हुए हैं और अब भी हाँ, आज ही की हाँ, बात है सुबह हमास ने क्या उन्होंने कहा था कि अगर एक भी कैदी जो है हमारे यहाँ एक भी आदमी मरा, तो हम इस मंसूबे जंग बंदी के अंदर शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो हाँ, ये जो हाँ, है मामला ब्लिंकन यहाँ पर मौजूद है, ब्लिंकन की पूरी-पूरी कोशिश है। अभी आपको पता है कतर 2 जो है मीटिंग्स हो चुकी है कतर में, दोनों जो है ना, दोनों फेल हो चुके हैं। उसकी वजह ये हुई है कि असल में जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अमेरिका जो है, चाहता ये है कि किसी न किसी तरीके से अपना जो है ना अपर हैंड रख के, इसराइल हुँ, को अपर हैंड देके सारे का सारा जो इलाका है वो इसराइल के पास देके, एक मफ्तूहा और फातह के तौर पे जो है उसको जंगबंदी की हुँ, जाए, ये बात वो मान नहीं रहे। और नहीं मान यही रहे, हाँ, मसला है इसीलिए फँसा हुआ है। जहाँ तक ये ठीक है, बात है जहाँ तक ये और इसीलिए शायद हो सकता है गालिबन ईरान भी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इस यहाँ ईरान के हवाले से एक बात मैं बता दूँ कि हमें ये पता लगा है कि असल में ये जो मामला है इस वक़्त यूक्रेन का और जो चला है वहाँ पे रशिया बेलारूस का बड़ी तेज़ जंग हो गई और इस वक़्त जो है ना फुल फ्लेज जो है वॉर हो रही है और नेटो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है कि रूस लेकिन के उसमें 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 फैसले में एक और चीज़ भी है और वो ये है कि यूक्रेन ने तकरीबन 1,20,000 ट्रुप्स जो हैं, वो जी, जी। बेलारूसियन बॉर्डर के ऊपर लगा दिए हैं ये और ये बता रहे हैं बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं, उन्होंने जी, कहा है जी। कि 1,20,000 ट्रुप्स उन्होंने हम पे लगा दिए हैं बॉर्डर के ऊपर। अब उसके रिस्पॉन्स पे उन्होंने भी अपनी 1/3 आर्मी जो है, वो वहाँ पे लगा दिया, तो ये तो एक नई टेंशन वहाँ पे क्रिएट होने जा रही है। जी, यही मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये असल में प्लान ये है, प्यूटन को ये पता लगा अभी 3 दिन कबल डोमा के अंदर 2 दिन पहले प्यूटन ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें यही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हमें इसको देखा जाए। क्या हम फौरी तौर पर यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करें या यूरोप के ऊपर या ब्रिटानिया के साथ जो है क्योंकि जितने भी इस वक़्त हमले हो रहे हैं वहाँ पे उसमें ब्रिटानिया और अमेरिका के वेपन्स शामिल हैं। तो वहाँ जो मुझे बताया गया है कि वहाँ ये फैसला ये हुआ है कि यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। उसके बाद ये अगर वहाँ पे उन्होंने देखा
कि यहाँ पे अमेरिका और बर्तानिया को अगर जवाब देना पड़ा, तो फिर ये यहाँ ईरान के साथ मिलकर को मशरिक़-ए-वुस्ता के अंदर जवाब देंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि मशरिक़-ए-वुस्ता में आप देखें कि रूस के साथ ईरान भी होगा, शाम भी होगा, हिज़्बुल्लाह भी होगा, यमन भी होगा और जितनी उनकी ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, वो शामिल होंगी। तो ये प्लान बनाया गया है कि वहाँ का जवाब जो है ना, सख्ती से यहाँ पे दिया जाएगा। तो शायद ग़ालिबन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है, जिसकी वजह से मामला जो है अभी थोड़ा-सा आपको स्टेलमेंट नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। मामला इस तरफ रहेगा। ये कहीं न कहीं जंग की तरफ मामला ज़रूर जाएगा। ठीक है, चलें इसके ऊपर हम इंशाल्लाह तज़िया आपका लेते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपसे जल्दी मुलाकात होगी और आपने जो नेक्स्ट टाइम हमने बात करनी है, उसमें हमने तफ़सील से ज़रा इंटरनेशनल जो कॉनोटेशंस हैं पूरी सूरत-ए-हाल की, उसको भी ज़रा हमने डिस्कस करना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको समझा जाए और हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी ज़रा समझाया जाए कि इंटरनेशनली हो क्या रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।